हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में स्टडी किया था, राइट। और मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में कैसे फाइंड करते हैं ये हमने सीखा था, राइट। अब चलिए आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन क्या है। तो चलिए हेडिंग लीजिए आप, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे आप समझने का ट्राई करें। जैसे मान लीजिए आपको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, राइट। अब मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है ए और दूसरा मॉलिक्यूल है ए एंड नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज बी एंड बी, राइट। एक कंटेनर में मॉलिक्यूल ए है, दूसरे कंटेनर में मॉलिक्यूल बी है, राइट। आपको बॉइलिंग करना है दोनों का, बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है या फिर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। आप क्या देखेंगे कि जिस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मान लीजिए ए एंड ए में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है इट मींस इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो फिर इनको सेपरेट करना, बॉइलिंग का मतलब आपको समझ में आता है लिक्विड से गैस में ले जाना, इनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो आपको हाई एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। मीन्स जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें उसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है। लेकिन ध्यान रखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर दोनों में है तो जिसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म। जिसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, लेट्स से ए एंड बी के बीच में एक 10 सेंटीमीटर का रॉड अटैच्ड है, राइट। लेट्स से ए एंड सी के बीच में दो रॉड अटैच है, दोनों 6 सेंटीमीटर के हैं, राइट। आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ रॉड ए बी में ज्यादा है, जो रॉड है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। ए और डी के बीच में जो स्ट्रेंथ ऑफ रॉड है ये वीक है रिलेटिवली, 6 and 6 इंडिविजुअल देखा जाए तो इनसे वीक है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ रॉड 2 है। अगर मैं एक्सटेंट की बात करूं, किसको ब्रेक करना है इजी है, राइट। तो फिर अगर आपको ए और बी को सेपरेट करना है, ए और डी को सेपरेट करना है, तो ए एंड बी को सेपरेट करना रिलेटिवली इजी है, आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन ए एंड डी को ब्रेक करना, सेपरेट करना रिलेटिवली डिफिकल्ट है, बिकॉज आपको इफेक्टिवली 2 रॉड और कंबाइंड इनका 12 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट या जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है ये हम लोग एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से डिसाइड करेंगे। इतना क्लियर है। और यूजुअली अगर कोई मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है, दोनों सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सेम है तो जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका एक्सटेंट भी ज्यादा होगा। आई होप इतना क्लियर है। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, लिखिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी एंड सॉल्युबिलिटी, boiling point, viscosity and solubility are compared from extent of hydrogen bond, clear है। तो आप लिख सकते हैं कि boiling point is directly proportional to intermolecular hydrogen bond। जितना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, विस्कोसिटी भी उतना ज्यादा होगा, विस्कोसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अगर आपको बाय डिफॉल्ट सॉल्युबिलिटी बोले कि किसी भी कंपाउंड को सॉल्युबल करना है, डिसॉल्व करना है, तो बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट वाटर ही होता है। सो सॉल्युबिलिटी मींस सॉल्वेंट इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब चलिए अपन ये समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक मैंने टर्म लिखा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
तो एक टर्म है यहाँ पे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, कैसे कंपेयर करते हैं? चलिए आपको फील लेने के लिए मैं ऐसे बता सकता हूँ, मान लीजिए कि एक कंटेनर है, ठीक, और इसमें आपने वाटर फिल कर दिया, H2O है। दूसरा कंटेनर है और इसमें चलिए मान लीजिए कि आपने हनी लिया है, ठीक। एक कंटेनर में वाटर है, एक कंटेनर में हनी है। आपने क्या किया, एक छोटा सा बहुत ही स्मॉल स्टोन यहाँ पे जस्ट ड्रॉप किया, यहाँ भी आपने एक स्मॉल स्टोन ड्रॉप किया, राइट। आप देख सकते हैं कि ये जो स्टोन आएगा इस कंटेनर में वाटर में आएगा और ये फिर नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा, यहाँ भी नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा। क्लियर है? क्या हो रहा होगा, जो वाटर है, अब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से सब अटैच होंगे। क्लियर है? तो अब जिसमें वाटर में से अगर मैं स्टोन डालूं, यहाँ पे अगर स्टोन फेंक रहा हूं तो स्टोन आएगा और वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट करेगा, दूर दूर ले जाएगा और खुद से ऐसे नीचे गिरता जाएगा। मतलब ये पूरा मान लो कि वाटर फिल्ड है, मैंने ऐसे स्टोन गिराया तो स्टोन क्या करेगा कि वाटर के जो भी मॉलिक्यूल हैं उनको ऐसे सेपरेट करेगा और वाटर ये स्टोन नीचे आएगा। हनी में भी यही सेम चीज़ होगा, हनी के मॉलिक्यूल होंगे, इनको ऐसे मान लीजिए स्टोन गिराया मैंने और ये हनी के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे और यहाँ से फिर गैप बनेगा और ये स्टोन नीचे आएगा। अब बता सकते हैं खुद से कि वाटर में स्टोन इजीली गिरेगा नीचे या हनी में? आपका आंसर होगा यार कि वाटर में इजीली नीचे गिरेगा, राइट, बहुत इजीली आ जाएगा, लेकिन हनी में स्लोली यहाँ पे हनी में गिरने वाला है ये। क्लियर है? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हनी के जो मॉलिक्यूल हैं ये रिलेटिवली एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली अटैच्ड होंगे, बहुत ही क्लोजली अटैच्ड होंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ही स्टोन आएगा इनको सेपरेट करना चाहेगा तो सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा इसके लिए। समझ में आ रहा है? लेकिन वाटर में रिलेटिवली ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा, इजीली नीचे आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा यार कि हनी के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मीन्स हनी का विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक। मतलब एकदम देसी में मैंने आपको बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल का या फिर किसी भी लिक्विड का अगर विस्कोसिटी देखना है आप ऐसे फील कर सकते हो, स्टोन बहुत स्लोली गिर रहा है, मीन्स इसका विस्कोसिटी ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, अगर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज़्यादा मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो फिर अट्रैक्शन ज़्यादा, हाइड्रोजन अट्रैक्शन ज़्यादा तो विस्कोसिटी ज़्यादा। अच्छा, ये मैंने क्या लिख दिया है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। विस्कोसिटी ये इधर लिखना चाहिए, ये गड़बड़ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड, वही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है तो फिर अट्रैक्शन ज्यादा होगा मॉलिक्यूल में, तो फिर यहाँ से विस्कोसिटी ज्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी का भी मतलब ये होता है, सॉल्युबिलिटी मींस जो वाटर से ज्यादा अट्रैक्ट हो। आपको पता है वाटर है, अगर कोई मॉलिक्यूल है ये ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। वाटर के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा तो फिर वाटर से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, वाटर से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो फिर इसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। आई होप इतना क्लियर है। ये तीनों पॉइंट क्लियर, बस आपको इंटरमॉलिक्यूलर क्यों लिखा है ये वर्ड मुझे एक्सप्लेन करना है। अपन एक सिंपल सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, फिर आते हैं इस पे। क्वेश्चन है, कंपेयर विस्कोसिटी फर्स्ट इथेनॉल, सेकेंड ग्लाइकॉल, थर्ड ग्लिसरीन। इथेनॉल होता है बेसिकली ETOH, इथाइल के साथ OH, ग्लिसरीन होता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ग्लिसरीन होता है CH2OH, CHOH एंड CH2OH। इसमें विस्कोसिटी किसका सबसे ज्यादा होगा तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं। ये यहाँ पे 1OH ग्रुप है, यहाँ पे 2OH ग्रुप है, यहाँ पे 3OH ग्रुप है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा फॉर्म करेगा। 9 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने वाला है ग्लिसरीन। 3 + 3 + 3 9 हाइड्रोजन बॉन्ड,
ग्लाइकॉल 3 + 3 6 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इथेनॉल सिर्फ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लियर है? तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा होगा तो ग्लिसरीन का विस्कोसिटी सबसे ज्यादा, फिर ग्लाइकॉल, फिर इथेनॉल। आई होप क्लियर है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखिए आप कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफेनॉल is more than ortho nitrophenol. Explain. Boiling point of para-nitrophenol is more than ortho-nitrophenol. Explain. चलिए मैं आपको ये कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। पहले तो फेनॉल ड्रॉ करो। फेनॉल मीन्स बेंजीन पे OH एंड ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप। ये है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। ध्यान से समझने का ट्राई करना। अब एक स्ट्रक्चर में और ले लेता हूँ, पैरा नाइट्रोफेनॉल, OH पैरा पे नाइट्रो ग्रुप। देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब यहाँ भी OH ग्रुप है, यहाँ भी OH ग्रुप है, यहाँ भी NO2 है, यहाँ भी NO2 है। तो मॉलिक्यूल इसमें तो सेम ही है, OH NO2 सेम है, बेंजीन है। लेकिन यहाँ पे ये ऑर्थो प्लेस पे है, यहाँ पे पैरा प्लेस पे है। ध्यान से सुनना कि पैरा नाइट्रोफेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल से। अब इसका रीजन क्या है भाई? देखो यार, बॉइलिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल सॉरी एक ही पैरा नाइट्रोफेनॉल है। आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में बहुत सारे पैरा नाइट्रोफेनॉल है। मतलब यहाँ पे एक पैरा नाइट्रोफेनॉल, एक और पैरा नाइट्रोफेनॉल OH NO2, इधर भी एक और पैरा नाइट्रोफेनॉल, इधर भी एक और पैरा नाइट्रोफेनॉल, पैरा नाइट्रोफेनॉल, पैरा नाइट्रोफेनॉल, बहुत सारे ऐसे पैरा नाइट्रोफेनॉल है। ठीक, फील करना, बॉइलिंग का मतलब है इन सबको सेपरेट करना है, दूर दूर ले जाना है। अगर मैं दूर इजीली ले जाऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या होता है, पैरा नाइट्रोफेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इंट्रा तो होगा नहीं, खुद से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। खुद से नहीं करेगा तो ये OH क्या करेगा, मतलब दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे फॉर्म करेगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल से अटैच्ड रहेगा, ये भी बहुत सारे मॉलिक्यूल से अटैच्ड रहेगा। नहीं चमका? मैंने क्या बोला कि पैरा नाइट्रोफेनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। अगर इंट्रा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर मींस वन पैरा नाइट्रोफेनॉल दूसरे पैरा नाइट्रोफेनॉल के साथ अट्रैक्टेड रहेगा, राइट? ये NO2 बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, ये भी बहुत सारे फॉर्म करेगा। तो अगर आपको सेपरेट करना है इसको तो ये पूरा ब्रेक करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, राइट? डिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में क्या होगा, यहाँ भी ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल रहेंगे, राइट? OH NO2, ऐसे जस्ट एग्जांपल लिख देता हूँ आपको, यहाँ भी OH NO2। अब देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपको पता है इंट्रा H बॉन्डिंग होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये खुद में ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, खुद से ही अट्रैक्ट होता है। जब ये खुद हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा तो दूसरे के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये बहुत ही कम हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये भी इधर से बहुत ही कम हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड होगा रिलेटिवली इसके रिलेटिवली कम होगा। ये क्या करेगा, खुद से ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, बाहर बहुत कम हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो बाहर के मॉलिक्यूल से बहुत कम अट्रैक्टेड रहेगा। लेकिन ये वाला खुद में अट्रैक्शन नहीं है तो ये OH भी हाइड्रोजन बॉन्ड में यूज होगा, ये NO2 भी दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में यूज होगा। इस मॉलिक्यूल का बाहर के मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? अब बॉइलिंग का मतलब क्या होता है यार, कि आपको इस कंप्लीट मॉलिक्यूल को
बाहर के मॉलिक्यूल से ऐसे डिस्टेंस इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बाहर के मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो इसको सेपरेट करना रिलेटिवली डिफिकल्ट है। ये तो खुद में ही अट्रैक्टेड है यार, राइट। हमें इस अट्रैक्शन से कोई मतलब है ही नहीं। हमें क्या चाहिए कि बाहर के मॉलिक्यूल से कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि बाहर के मॉलिक्यूल से डिस्टेंस इंक्रीज करना था। इनका अट्रैक्शन बहुत ही कम है, तो इसको सेपरेट करना रिलेटिवली इजी होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे टर्म लिखा था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। इंट्रामॉलिक्यूलर है तो इससे बॉइलिंग पॉइंट कम ही होगा, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया, बाहर के मॉलिक्यूल से अभी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। आई होप क्लियर एकदम। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए आप। देखिए कि पैरानाइट्रोफेनॉल, एक्सप्लेनेशन लिखिए। पैरानाइट्रोफेनॉल फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरानाइट्रोफेनॉल forms intermolecular hydrogen bonding and orthonitrophenol forms intramolecular hydrogen bonding and orthonitrophenol forms intramolecular hydrogen bonding। हो गया। आगे लिखिए कंपाउंड which form intermolecular hydrogen bonding, has high boiling point and more solubility in water। Compound which form intermolecular hydrogen bonding has high boiling point and more solubility in water। ये वाटर के मॉलिक्यूल भी आएंगे यहाँ पे सराउंडिंग में, तो वाटर के मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेगा। ये तो खुद में ही अट्रैक्टेड है, जो खुद से अट्रैक्टेड है तो बाहर क्या अट्रैक्ट होगा, राइट। बाहर बहुत ही कम अट्रैक्शन रहेगा। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फॉर्म करेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वाटर में सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगा। क्लियर है। चलिए ये सेकेंड था। थर्ड एग्जाम्पल पे आता है। अगर आप HF, HCl, HBr, HI, ठीक, अगर आप इनमें देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, सिर्फ HF में होगा। HCl, HBr, HI में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसलिए HF का जो फिजिकल स्टेट होता है ये लिक्विड होता है, और ये तीनों गैस फेज में होते हैं। सिंस ये लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल पास में आएंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, पास में आएंगे तो ये लिक्विड रहेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो दूर रहेंगे, गैस आएंगे। ये लिक्विड क्यों होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। अगर मैं इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको बताऊं, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा HF, फिर इसके बाद HI, HBr, HCl, ये ऑर्डर होता है। अब ये ऑर्डर क्यों होता है ये आप समझने का ट्राई करें। वैसे ऑर्डर होना चाहिए था, आपने भी पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया होगा कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। HF, HCl, HBr, HI में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है तो इसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा, फिर इसमें ऑर्डर होना चाहिए था HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HI, ये ऑर्डर होना चाहिए था। लेकिन सिंस HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए HF में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा और ये सबसे नंबर 1 पे आ जाता है। HF सबसे नंबर 1 पे क्यों है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। ये ऑर्डर क्यों है, ड्यू टू वैन डर वाल अट्रैक्शन। क्लियर है। थर्ड के बाद नेक्स्ट आते हैं H2O, H2S, H2T,
पोलोनियम नहीं लिख रहा हूँ, वो रेडियो एक्टिव होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस केस में भी H2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो यहाँ पे ये लिक्विड होता है, बाकी सारे गैसेस होते हैं। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर देखा जाए तो आइडियली मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ये होना चाहिए था इंक्रीजिंग, लेकिन H2 का सबसे नंबर 1 पे आया था। क्यों आएगा H2 नंबर 1 पे? बिकॉज H2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो H2 में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, H2 नंबर 1 पे, फिर नंबर आएगा H2Te, देन H2Ac, देन लास्ट में H2S। ये क्यों है? तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्यों है? वैन डर वाल अट्रैक्शन। फोर्थ के बाद फिफ्थ, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट HF, H2O, NH3 एंड B, H2O2, H2O। ये आपको आना चाहिए। फिफ्थ आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई करिए आप। ये आपको पता है, अगर मैं देखो बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने आपको ये बताया था, इन दोनों मॉलिक्यूल मैंने लास्ट क्लास में लिया था। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा जाए तो HF में सबसे ज्यादा, फिर H2O, फिर NH3 स्ट्रेंथ। लेकिन एक्सटेंट है, मैंने बोला था सबसे ज्यादा H2O, फिर HF, फिर NH3 था। एक्सटेंट H2O में सबसे ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? H2O, फिर HF, फिर NH3 का। क्लियर है? यहाँ भी स्ट्रेंथ देखा जाए तो इसका होगा, राइट? H2O में स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होता है H2O2 से। लेकिन एक्सटेंट की बात की जाए तो H2O2 में एक्सटेंट ज्यादा होगा H2O से, राइट? तो H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट एक्सटेंट पे डिपेंड करता है, ध्यान रखें आप। C NH3 PH3 SBH3, ठीक। तो इसमें टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, राइट? तो लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वैसे होना चाहिए था इंक्रीजिंग। अगर मैं देखूं बॉइलिंग पॉइंट तो टॉप टू बॉटम यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, साइज इंक्रीज हो रहा है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या होता है? NH3 में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग HF में होता है, राइट? H2 में भी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक है। NH3 में सिंस वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड तो है लेकिन थोड़ा सा वीक है, इसलिए इसका नंबर 1 पे मतलब आइडियल होना चाहिए था SPH3, ASH3, PH3 और NH3। अगर विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड कंसीडर करूं तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। लेकिन NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाए। NH3 में थोड़ा सा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। इसका नंबर NH3 का SPH3, फिर NH3, फिर ASH3, फिर PH3 होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, ठीक? तो ये ऑर्डर थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक? SPH3, NH3, ASH3, PH3। चलिए फिफ्थ के बाद एक और
आते हैं सिक्स्थ प्रॉब्लम, कंपेयर विस्कोसिटी। ये देखिए आप कर पाते हो या नहीं, H3PO4 एंड H2SO4, ये जरा कंपेयर करके देखिए। ये हो जाना चाहिए आपसे H3PO4 एंड H2SO4 में दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखा जाए, लास्ट क्लास में था इसमें 11 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, इसमें 10 होते हैं, याद है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, P डबल बॉन्ड OH 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 1 OH से 3 3 3 प्लस 2 11, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है, ऑफ कोर्स इसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। फिर 6 के बाद 7, सॉरी 7th प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आता है वाटर में एंड आइस में। वाटर लिक्विड है, आइस सॉलिड है। जनरली सॉलिड एंड लिक्विड में सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, राइट? लेकिन वाटर के केस में ये रिवर्स है, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है, आइस का डेंसिटी कम होता है, राइट? तो क्वेश्चन लिखिए आप 7th में, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, डेंसिटी ऑफ वाटर इज more than ice, density of water is more than ice, explain। या एक क्वेश्चन आप और लिख सकते हैं, और करके लिख लीजिए, दोनों का आंसर मैं साइमल्टेनियस दूंगा। लिखिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर is maximum, density of water is maximum at 4 degree Celsius, explain। मतलब ये जो वाटर का डेंसिटी होता है बेसिकली 1 ग्राम पर एम लिखते हैं, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है। मतलब ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए प्रॉब्लम पहले आप समझने का ट्राई करिए, मान लीजिए टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, राइट? डेंसिटी ऑफ वाटर अगर D1 है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया -5 डिग्री सेल्सियस, D2 हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी D3 हो गया 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी D4 होगा 10 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी D5 होगा 20 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी D6 है। तो अगर वाटर है तो वाटर के केस में आप देखेंगे लो टेम्परेचर पे डेंसिटी D1 कम रहेगा, डेंसिटी D1 से D2 ज्यादा होगा, D2 से D3 ज्यादा होगा, D3 से D4 ज्यादा होगा, एंड ऐसे होता है। टेम्परेचर और डेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करोगे तो टेम्परेचर ऐसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होगा, फिर ऐसे डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। नहीं समझा? मतलब ग्राफ एक्सपेरिमेंटल ऐसा है कि वाटर का अगर आप डेंसिटी एंड टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बहुत ही लो टेम्परेचर है तो डेंसिटी कम रहेगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डेंसिटी इंक्रीज होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होगा, फिर इसके बाद आप फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पे मिलता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऐसा क्यों होता है वाटर के केस में? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा मैंने एक और लिखा था कि वाटर एंड आइस में वाटर का डेंसिटी ज़्यादा क्यों होता है, ये हमें समझना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको H2O के बारे में बताऊं तो आपको पता है कि H2O 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसके पास 2 लोन पेयर रहेंगे, राइट? ये इधर से H2O से हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इधर से H2O से हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन भी एक H2O से हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन भी एक H2O से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। मतलब 1 H2O मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। क्लियर है इतना? आप एक चीज समझने का ट्राई करें।
अगर लिक्विड है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वाटर लिक्विड होगा, दिख रहा होगा आपको, तो मूव कर सकते हैं, मूव कर रहा है। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं H2O लिक्विड में। लेकिन अगर यही आइस होता, अभी इमेजिन करिए कि अगर ये आइस होता, मैं आइस क्यूब लेता, आइस क्यूब में क्या होता, जो भी मॉलिक्यूल है अपनी रिजिड पोजीशन पे होते हैं, मीन्स आइस में मूवमेंट कम होगा मॉलिक्यूल का, लेकिन वाटर में मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करेंगे। क्लियर है? तो अगर आप आइस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आइस में भी 1H2O 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि वहां भी वाटर ही H2O ही है। लेकिन वहां पे जो H2O रहेंगे ये रिजिड पोजीशन में रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, अगर आप H2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे आइस में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 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 फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, 1H2 है। मैंने तो अभी आपको ऐसे दिखाया कि ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से, 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 ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से। और क्या रहेगा, ये भी हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये भी फॉर्म करेगा, ये भी फॉर्म करेगा, एक और लोन पे फॉर्म करेगा। मीन्स ऐसे ये H2O 1H2, मैंने भी 2 ही दिखाया है, 1H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में शो किया है। लेकिन एक 3D में इमेज बनता है, 3D में स्ट्रक्चर रहेगा और ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैंने भी 2D में ड्रॉ किया है, 2 डायमेंशन क्या होता है, देख रहे हैं, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2, H2, H2। जब ये H2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं तो यहाँ बीच में ये वैकेंट स्पेस रहता है, ये वैकेंट स्पेस दिख रहा है 2D में। अब 3D में ये ऐसे इमेजिन करिए, 3D में कैसे इमेजिन कर सकते हैं, ये H2 अभी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, एक ये भी बनाएगा, एक लोन पे रहेगा, ये भी इधर से बनाएगा, फिर यहाँ का H2 फिर से बनाएगा। मतलब ये 3D में आप इमेजिन करिए, केक समझते हैं आप, केक में तो ना बहुत सारे ऐसे जाली होते हैं, कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वाटर का, ठीक ना, 3D में। अब क्या होता है यहाँ पे कि जब H2O ऐसा केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, क्यों बनाता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइस में क्या होता है कि ये रिजिड पोजीशन में रहता है, फिक्स्ड पोजीशन में रहेंगे। अगर ये फिक्स्ड पोजीशन में रहेंगे आइस में, तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस आपको दिख रहा है। अगर ये केज लाइक स्ट्रक्चर है तो बीच में एम्प्टी स्पेस होगा। अगर एम्प्टी स्पेस दिख रहा है तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है। तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, बिकॉज डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगा। लेकिन जैसे ही वाटर में आप बात करेंगे तो वाटर में क्या होता है, लिक्विड फेज में ये हाइड्रोजन बॉन्ड रिजिड पोजीशन में नहीं रहता है। रिजिड पोजीशन में नहीं रहने का मतलब है वाटर में क्या होता है, मूवमेंट होते रहता है, मूवमेंट होते रहेगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे, ब्रेक होगा, फॉर्म होगा, ब्रेक होगा, फॉर्म होगा, ब्रेक होगा, फॉर्म होगा, ब्रेक होगा। मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म भी होते रहेंगे, ब्रेक भी होते रहेंगे। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ किसी इंस्टेंट पे और ये ब्रेक भी हो गया। जब ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, मान लीजिए H2O है, ये जो एम्प्टी स्पेस था इसमें भी H2O आ जाएगा। कब आएगा, जब ये फॉर्म होते रहे और ब्रेक होते रहेगा। ये ब्रेक हो गया तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, केज में अंदर एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ना, तो क्या होगा, इस एम्प्टी स्पेस में ये 1H2 मॉलिक्यूल मान लो ब्रेक होकर अंदर आ गया। तो अब जब अंदर आ रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं ये H2 यहाँ से कट गया और अंदर आ गया। अब जो वॉल्यूम है लिक्विड में, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ओवरऑल नहीं चमका। बाहर का H2 अंदर आ गया तो टोटल वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। लिक्विड में सिंस हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, फॉर्म होते हैं, इस केज के अंदर भी H2O के मॉलिक्यूल मिलते हैं, इसलिए वॉल्यूम कम हो जाता है, डेंसिटी ज़्यादा रहता है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दिया कि वाटर में एंड आइस में
वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है, आइस का डेंसिटी कम होता है। क्यों? बिकॉज आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड रिजिड पोजीशन में रहेंगे, केज लाइक स्ट्रक्चर होगा, बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस रहेंगे, एम्प्टी स्पेस रहेगा तो डेंसिटी ऑफ कोर्स कम रहेगा। लेकिन लिक्विड फेज में क्या होता है कि लिक्विड फेज में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म भी होते रहेंगे, ब्रेक भी होते रहेंगे। ब्रेक होते रहेंगे तो क्या होगा, H2 मॉलिक्यूल केज के अंदर आएंगे, अगर अंदर आ रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ओवरऑल डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आया। अब आगे की बात करते हैं कि ये डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में ही मैक्सिमम क्यों होता है, मतलब डेंसिटी इंक्रीज होता है 4 डिग्रीज क्यों होता है। देखिए इसका आंसर ये है कि अगर आपके पास आइस होता, राइट, मान लीजिए जैसे -1 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, आइस में तो ये रिजिड स्ट्रक्चर होगा, रिजिड स्ट्रक्चर मींस ये केज लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, आपने 0 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, आइस मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। पॉइंट समझ में आ रहा? 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था मीन्स ये रिजिड स्ट्रक्चर था, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस थे। आपने जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड सिंस ये वीक है ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे लिक्विड बनेगा तो सबसे पहले ये वीक बॉन्ड है ब्रेक होना स्टार्ट होंगे, जैसे ही ब्रेक होंगे तो ये जो H2O है इस केज के अंदर आएगा। पहले ये आइस था, आइस में रिजिड स्ट्रक्चर था, टेम्परेचर इंक्रीज किया 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये ब्रेक होके और केज के अंदर आना स्टार्ट हो गए, केज के अंदर आना स्टार्ट हो गए। तो जैसे ही केज के अंदर आना स्टार्ट होंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा। तो जब केज के अंदर आ रहा है तो डेंसिटी ऑफ कोर्स इंक्रीज होते जाएगा। तो स्टार्टिंग में हीट करने पे डेंसिटी इंक्रीज होगा। अब ऐसा हमेशा क्यों नहीं होता है, हमेशा डेंसिटी इंक्रीज ही होते जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, आपने एक चीज शायद पढ़ा होगा, किसी भी चीज को अगर आप हीट करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो वहां पे थर्मल एक्सपेंशन होता है। ये टर्म आपने सुना है, थर्मल एक्सपेंशन। किसी भी रॉड को भी अगर हीट करोगे तो ये एक्सपैंड होता है। अब क्या होता है, अगर आपने मान लो ये केस भर गया पूरा, फिर भी आप हीट किए जा रहे हो, तब हीट करते जाओगे तो क्या होगा, अब थर्मल एक्सपेंशन डोमिनेट करेगा। तो थर्मल एक्सपेंशन डोमिनेट करेगा तो अब क्या होगा, अब मॉलिक्यूल में एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे 4 डिग्री सेल्सियस ऑनवर्ड्स, तो अगर एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा मींस वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग में टेम्परेचर में डेंसिटी इंक्रीज होता है, फिर डेंसिटी डिक्रीज होता है। और ये जो टेम्परेचर है बाय डिफॉल्ट किस पे मिल जाता है, हमें 4 डिग्री सेल्सियस पे मिल जाता है। क्लियर रहेगा? तो वाटर का डेंसिटी स्टार्टिंग में 0 डिग्री सेल्सियस से अगर आप हीट करोगे तो पहले इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज ये केज लाइक स्ट्रक्चर ब्रेक होके केज के अंदर H2O की मॉलिक्यूल आएंगे, डेंसिटी इंक्रीज होगा। फर्दर हीट करोगे तो फर्दर हीट करने से क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन डोमिनेट करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फिर से डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ना क्लियर है, राइट? इसलिए आप एक काम करिए, ये आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर इसका लिखना, केज लाइक स्ट्रक्चर ये 3D में होता है, याद रखिए आप। मैंने 2D में ड्रॉ किया, ये 3D में होता है। तो लिखिए ये और फिर पॉइंट नोट करिए। लिखिए कि इन ice hydrogen bonds are in fixed position in ice hydrogen bonds are in fixed position, so there are empty spaces, so there are empty spaces in the structure, so there are empty spaces in the structure
हो गया। देखिए कि बट इन वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड ब्रोकन कंटिन्यूअसली। बट इन वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड ब्रोकन कंटिन्यूअसली। Hydrogen bonds are formed and broken continuously. So density is higher in water. So density is higher in water. हो गया। ये तो अपन ने पहले वाले पार्ट का लिख लिया आंसर। नेक्स्ट वाले पार्ट का लिखते हैं। लिखिए कि इन टेम्परेचर 0 to 4 degree Celsius, in temperature 0 to 4 degree Celsius, in temperature 0 to 4 degree Celsius, some of the hydrogen bond in H2O, in temperature 0 to 4 degree Celsius, some of the hydrogen bond in H2O, some of the hydrogen bond in H2 molecule are broken. Some of the hydrogen bond in H2 molecule are broken, and H2 molecule is trapped in the case. And some of the H2O molecule is trapped in the case. So density increases. But after 4 degrees Celsius, thermal expansion dominates. But after 4 degrees Celsius, thermal expansion dominates. Thermal expansion होगा, so density decreases. चलिए ये था आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट इज बॉर्न-हैबर साइकिल। चलिए बॉर्न-हैबर साइकिल बेसिकली हम लोग किसी भी आयनिक कंपाउंड का लैटिस एनर्जी फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बॉर्न-हैबर साइकिल पढ़ने से पहले हमें एक चीज जानना पड़ेगा, हेस लॉ। ठीक ना, एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था हेस, तो हेस का एक लॉ है। ठीक, हेस लॉ बहुत ही सिंपल है। देखिए हेस लॉ क्या बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है, ध्यान से सुनना, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मान लीजिए कि अगर आप ए से बी जा रहे हो, राइट, इस केमिकल रिएक्शन में अगर आप यहां से ए से बी गए और मान लीजिए एनर्जी चेंज E1 है, राइट, ए से बी गए, एनर्जी चेंज कितना हुआ, E1 हुआ। अगर आपको ए से बी दूसरे पाथ से जाना है, दूसरे पाथ से मतलब आप मान लीजिए ए से पहले सी जाए, सी से डी जाए, डी से बी जाए। ठीक, तो हेस भाई साहब ने ये बोला कि देखो यार, अगर आपको ए से बी जाना है तो आप आइदर इस पाथ से जाओ या फिर इस पाथ से जाओ। चलो मान लेते हैं और पाथ ले लेते हैं, ए से आप ई चले जाओ, ई से आप बी आ जाओ। तो ए से बी जाने के लिए रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट बी है, तो रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बी जाने के लिए आपके पास कितने पाथ हैं? टोटल 3 पाथ हैं। फर्स्ट ए से बी, सेकंड ए से सी, सी से डी, डी से बी, थर्ड ए से ई से टी, बी। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने बोला कि किसी भी पाथ से जाओगे नेट एनर्जी चेंज सेम होगा। क्या बोला मैंने? नेट एनर्जी चेंज क्या होगा? सेम होगा।
नेट एनर्जी चेंज क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या है, मान लीजिए इस पाथ से क्या एनर्जी चेंज E1 है, इस पाथ से A से C एनर्जी चेंज E2, C से D E3, D से B E4, A से E मान लेते हैं E5, E से B E6। इस पाथ में एनर्जी चेंज E1 है, इस पाथ में एनर्जी चेंज कितना है, E2 प्लस E3 प्लस E4। हेस भाई साहब ने बोला कि दोनों एनर्जी चेंज क्या होंगे, सेम होगा। इस पाथ से कितना है, E5 प्लस E6, तो ये भी एनर्जी चेंज क्या होगा, सेम होगा। बहुत ही सिंपल है यार, नहीं? देखिए मतलब आप इसको ऐसे समझिए, हेस लॉ। मतलब अगर आप डेली लाइफ में मान लीजिए कि अभी ठंडी का दिन है और आपको नहाना है लेट्स से, राइट, और मान लीजिए कि आपने एक बकेट वाटर फिल किया और आपने क्या किया कि लेट्स से वाटर का भी टेम्परेचर मान लेते हैं, चलो 15 डिग्री सेल्सियस लेट्स से इमेजिन करते हैं, और आपको नहाना है, ठीक, नहाना है। तो आपको मान लीजिए कि फाइनली आप जब नहाने वाले हो, इमेजिन करिए कि आपको यहाँ पे ऐसे नहाना है और आप नहाने वाले हो, तो नहाने के लिए आप जो वाटर यूज करने वाले हो वो लेट्स से आप 40 डिग्री सेल्सियस पे यूज करने वाले हो, ठीक। 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पे आपको जाना है, राइट। आपके पास एक मेथड है कि आप डायरेक्टली क्या करें, पानी को गर्म करें, मतलब नीचे आग लगा दिया और पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया, 15 से आप 40 पे गए और फिर गैस बंद कर दिया। चेंज कितने का हुआ, चेंज इन टेम्परेचर 40 माइनस 15, आपने 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज कर लिया, क्लियर है। यहाँ पे थे ओरिजिनल, यहाँ पे आपको नहाना था, 40 डिग्री सेल्सियस पे नहाना है आपको, ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है। एक मेथड है कि आप डायरेक्टली गर्म कर लीजिए और टेम्परेचर चेंज कितना हुआ 25। एक मेथड ये है कि आपने इसको गैस पे रख दिया और या फिर आपने इस पर रॉड डाल दिया, ये भी मान लीजिए, और आपने बहुत छोड़ दिया आपने ऐसे, और मान लेते हैं वाटर बॉयल होने लगा, लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा, आपको इसी स्टेट पे जाना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आप नहा नहीं सकते हैं, तो क्या होगा, आप 100 से फिर से क्या करोगे, नहाना तो आपको 40 पे ही है, फाइनल आपका सेम रखना है, फिर से आप क्या करोगे, ठंडा करोगे, इसको रख दिया कुछ टाइम के लिए, तो फिर से आपने ठंडा किया और फिर से 40 पे आ गया, राइट। यहाँ पे आपने गर्म किया और फिर यहाँ पे आ गए। इमेजिन करो आप इस पाथ से जा रहे हो, मतलब डायरेक्टली 15 से 40 पे गए, टेम्परेचर चेंज, यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज कर रहा है, टेम्परेचर चेंज 25 का है। अगर मैं इस पाथ से भी जाऊंगा, ठीक, आपने क्या किया, 85 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज किया, फिर 60 डिग्री से टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। इस पाथ में भी टेम्परेचर चेंज कितने का होगा, यार इस पाथ में भी टेम्परेचर चेंज 25 का ही होगा नेट, यार नहीं होगा। 15 से फाइनली तो आप यहीं पे आए हो, आप इधर इस पाथ से जाओ या फिर इस पाथ से जाओ, टेम्परेचर चेंज ऑलवेज कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस ही होगा। सेम चीज इसने यहाँ पे मैंने टेम्परेचर चेंज किया था, यहाँ पे एनर्जी चेंज के लिए बोला इन्होंने क्या बोला कि अगर आप ए से बी जा रहे हो, इस पाथ से जा रहे हो, एनर्जी चेंज E1 है, तो इस पाथ से भी एनर्जी चेंज इसके इक्वली होगा, मींस E2 प्लस E3 प्लस E4 विल बी इक्वल टू E1, या फिर E5 प्लस E6 विल बी इक्वल टू E1। क्लियर है। एक लाइन लिख लीजिए इसमें, देखिए कि नेट एनर्जी चेंज net energy change in a chemical reaction, net energy change in a chemical reaction remains same, net energy change in a chemical reaction remains same whether reaction takes place in one step or in many steps, whether reaction takes place in one step or in many step। आप रिएक्शन वन स्टेप में करें या फिर बहुत सारे स्टेप में करें, किसी भी पाथ से जाएं, नेट एनर्जी चेंज सेम होगा, मींस E1 विल बी इक्वल टू E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड दिस विल बी इक्वल टू E5 प्लस E6। आई होप इतना क्लियर है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए टर्म पढ़ने वाले हैं अपन,
हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच एफ से, हीट ऑफ फॉर्मेशन। चलिए हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन लिखिए। हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है कि किसी भी वन मोल कंपाउंड को फॉर्म करना है। हीट ऑफ फॉर्मेशन किसी भी वन मोल कंपाउंड को फॉर्म करना है, जो भी एनर्जी चेंज होगा इसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। कंडीशन है जिस एलिमेंट से फॉर्म करने वाले हैं ये एलिमेंट रेफरेंस स्टेट में होने चाहिए। अभी रेफरेंस स्टेट क्या होता है ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या बताया। हीट ऑफ फॉर्मेशन मींस वन मोल कंपाउंड फॉर्म करना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन रेफरेंस स्टेट। अब इसका मतलब क्या है चलिए समझते हैं। पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए हीट ऑफ फॉर्मेशन का। लिखिए कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of compound is formed from its constituent element when 1 mole of compound is formed from its constituent element in its reference or standard state, और आप बोल सकते हैं रेफरेंस स्टेट। अब रेफरेंस स्टेट क्या होता है, आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में मोस्ट स्टेबल और मोस्ट एबंडेंट स्टेट। मोस्ट स्टेबल और मोस्ट एबंडेंट स्टेट इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास NaCl है, ठीक। NaCl के लिए आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना है। NaCl में कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक तो सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है। तो सोडियम किस फॉर्म में मिलता है आपको पता है, सोडियम का रेफरेंस स्टेट होता है सोडियम सॉलिड। Cl नेचर में किसके फॉर्म में मिलता है, Cl2 गैस के फॉर्म में मिलता है, Cl2 गैस। तो 1 मोल NaCl फॉर्म करना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, सोडियम प्लस क्लोरीन गैस बैलेंस करेंगे तो हाफ Cl2। यहाँ पे जो भी एनर्जी रिलीज होगा इसको बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। क्लियर है। तो मैं आपको चलिए कुछ रेफरेंस स्टेट या फिर स्टैंडर्ड स्टेट का मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का रेफरेंस स्टेट H2 गैस होता है, ऑक्सीजन का O2 गैस, नाइट्रोजन का रेफरेंस स्टेट N2 गैस, फ्लोरीन का रेफरेंस स्टेट F2 गैस, क्लोरीन का Cl2 गैस, ब्रोमीन का होता है Br2 लिक्विड होता है रेफरेंस स्टेट, आयोडीन का I2 सॉलिड, कार्बन का होता है कार्बन ग्रेफाइट। आपको पता है कार्बन के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड। तो कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, तो ये इसका रेफरेंस स्टेट है। कार्बन का जैसे सोडियम है तो मेटल का जस्ट मेटल सॉलिड ले लो यार, मैग्नीशियम Mg सॉलिड, एल्यूमिनियम सॉलिड। तो ये सब मैंने कॉमन कुछ रेफरेंस स्टेट लिखे हैं, ठीक। अगर आपको ये समझ में आ गया, जैसे मान लीजिए कि आपको MgCl2 के लिए लिखना है, इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन MgCl2 किससे मिलकर बना है, मैग्नीशियम और क्लोरीन से। तो यहाँ पे लिख लो मैग्नीशियम सॉलिड प्लस Cl2 गैस। ध्यान रखना ये 1 मोल फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे हमेशा 1 ही होना चाहिए। यहाँ पे बैलेंसिंग में जैसे मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, 2 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। यहाँ पे ऑलवेज 1 मोल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। सिमिलरली आप AlCl3 के लिए सोचो, MgO के लिए सोचो। सोचिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
एल्यूमिनियम का रेफरेंस स्टेट, एल्यूमिनियम सॉलिड होता है, क्लोरीन का Cl2 गैस। बैलेंस करना है, बैलेंसिंग ये ध्यान रखें, यहाँ पे 1 ही होना चाहिए। यहाँ पे 3 क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या कर दो 3/2 कर दो। यहाँ पे Mg सॉलिड प्लस O2 गैस, क्या कर दूंगा हाफ O2 गैस। तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO हो गया। क्लियर है? आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन समझ में आया? चलिए अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी डिफरेंट टर्म्स हैं ये पढ़ेंगे, फिर अपन आएंगे वॉन नेबर साइकिल। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।